कि मेरा बच्चा महान, जिसकी वजह से मैं महान। आई हैव विटनेस्ड फ्रेंडशिप्स जहां पर एक बच्चे के पास नई शर्ट होती थी, वो शाम को खेलने के लिए आता था, 10 बच्चे उसको ट्राई करते कि मैं भी ट्राई करूंगा, मुझ पे कैसे जचेगा। 50% बच्चे बाय द एज ऑफ 15 अराउंड द ग्लोब, वेरीफाइड डेटा कहता है, दे आर एक्सपोज टू पोर्नोग्राफी। यानी जानी पहले बन गए, अब क्या शाहीन बनेगा। ये पेरेंटिंग कर रहे हैं बाय द वे हम, और इनसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये थिंकर्स बनेंगे, फिलोसफर्स बनेंगे, साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, उम्मत को आगे बढ़ाएंगे, कयामत के दिन हमारे लिए एसेट्स होंगे। बस शो पीस बना के रखा है बच्चे को, उसकी ब्रांडिंग 24 घंटे सबके सामने कर रहे होते। माओ के डर, बापों के अरमान, यहां लेके जाते हैं बच्चे को, क्योंकि वो बच्चे को समझ के बच्चे की तरबियत नहीं कर रहे होते, वो अपने डर लिए, अपने अरमान लिए बच्चों की तरबियत कर रहे होते। दिस इज व्हाट हैपेंस। मुसलमान बच्चे, कश्मीर के बच्चे 10, 11, 12, 13 साल के, ask him about the sexual abuse cases, ask him about the लड़के लड़कियों को ब्लैकमेलिंग केसेस। 11 साल की बच्चियों ने मैसेज किया, 11 साल की बच्चियों ने, कि ब्लैकमेल होते हैं हम, हमारी क्लास के लड़के, मुसलमान लड़के AI वीडियोस बना के ब्लैकमेल करते हैं हमें। मैंने पूछा अम्मी अबू से क्यों नहीं बोलते हो? सर अम्मी अबू तो हमें ही डांटेंगे ना, हमें ही गलत समझेंगे। एक बच्ची की इस्मत फितरतन उसके लिए क्या वैल्यू करती है, वो बच्ची जिस माँ बाप को भेजा गया था उसकी हिफाजत करने के लिए उनके सामने बोल भी नहीं पा रही। ये वर्कशॉप पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में, ये वर्कशॉप चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के थ्रू बच्चे के अलग अलग फैक्टर्स को डेवलप कैसे करते हैं उसके बारे में। इस वर्कशॉप में लॉन्ग टर्म गोल्स है, शॉर्ट टर्म नुस्खे और टोटके नहीं है। एंड दिस वर्कशॉप इज अबाउट बिल्डिंग फैमिलीज। पहले तो ये क्लैरिटी ले ले हम यहां पर क्या करने वाले, इसलिए मैंने कहा जब तक पर्पस क्लियर ना हो, स्पेसिफिसिटीज पता ना हो, हम कुछ नहीं कर सकते। देसी हैक्स, क्विक ट्रिक्स, बच्चे को कैसे चुप कराना है जल्दी से, ये मुझे नहीं आता है और मैं कभी कराऊंगा भी नहीं चुप। ऑलराइट, मुंह बंद मुझे नहीं कराना आता है। पर्सनल कोचिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग नहीं है ये। एट द सेम टाइम टेंट्रम से कैसे बच जाए, बच्चे एक चीज के पीछे जिद कर रहे हैं, उसको कैसे खत्म करें, ये इस वर्कशॉप का टारगेट नहीं है। एट द सेम टाइम एग्जाम के मार्क्स कैसे बढ़ाने, कॉम्पिटिशन की स्ट्रेटजीज क्या है, this workshop is not about that. At the same time, one shot firefighting is not in this workshop. तो क्या है इस वर्कशॉप में? इस वर्कशॉप में है पेरेंटिंग को रीडिफाइन करना। अगर इस वर्कशॉप में अभी आने वाले जो 2.25 घंटा 2.5 घंटे अगर हम पेरेंटिंग को रीडिफाइन नहीं कर सकते, दिस वर्कशॉप इज अ फेलियर। माई स्टडीज आर अ फेलियर बिफोर यू। अगर इस वर्कशॉप के थ्रू आप नहीं सीख पा रहे हो कि लीडरशिप कैसे बिल्ड करते एक बच्चे में, कोई फायदा नहीं है ऐसे वर्कशॉप्स। एट द सेम टाइम इस वर्कशॉप में करेज, ये एट्रीब्यूट्स है कुछ, करेज, ओनरशिप, ये कैसे बिल्ड की जाती है, रेजिलियंस कैसे बिल्ड की जाती है। अगर हमने ये बेसिक लाइफ कॉम्पिटेंसीज नहीं सीखी, बच्चा डेवलप नहीं हो सकता। कुरान जो है ना, आप जब कुरान को गहराई में पढ़ोगे, सीरा को गहराई में पढ़ोगे, सीरा एंड कुरान एक्चुअली डेवलप्स एट्रीब्यूट्स इन ह्यूमंस। हमें बस ये लग रहा है रट ली सीरा, इवेंट्स याद कर लिए, हिस्ट्री मैंने कहीं से पढ़ ली, बच्चा सीख गया सीरा ना, या कुरान के 4-5 मुफस्सिरीन मैंने पढ़ लिए और बस वो मैंने रट लिए तो मुझे कुरान आ गया। अगर कुरान बच्चे में एट्रीब्यूट्स नहीं डेवलप कर रहा है, ये वाले जो मैं आपको कह रहा हूं, फिर कुरान अभी बच्चे में नहीं आए। वो कैसे हो मैं आपको सिखाऊंगा। सो दिस सेशन इज अबाउट IQ और EQ कैसे रेज करें। सदियों से, पिछले लगभग 270 सालों से, मोर देन दैट, हम कोशिश कर रहे हैं स्कूलिंग सिस्टम के थ्रू बच्चे का IQ डेवलप करने की। हर दिन रगड़ रहे होते हैं बच्चे को, किस चीज में, मार्क्स ले आओ, पढ़ाई करो, सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज हासिल करो, कॉम्पिटिशंस में आगे बढ़ो। बट IQ बढ़ता कैसे वो हमें नहीं पता है। एक ही चीज के पीछे पूरी जिंदगी हमने पिछली 3-4 जनरेशन लगा दिए और इतने निठल्ले हम, ये भी पहले नहीं पढ़ा कम से कम IQ बिल्ड कैसे होता है वो तो पहले सीख ले। सो एट द सेम टाइम दिस सेशन इज अबाउट EQ कैसे बच्चों में बिल्ड करें, इमोशनल क्वोशंट कैसे बिल्ड करें, सेल्फ अवेयर हो बच्चा, अपने आप को डीपली समझता हो और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी वो डीपली समझता हो, कनेक्ट कर रहा हो और अपनी मैसेज को प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर रहा हो ताकि कोई भी बैरियर बीच में ना रहे। बिकॉज जब नवीद ने अभी बात की ना, अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान को बयान दिया। बयान का मतलब ये नहीं है मैं यहां पर आ रहा हूं लेक्चर दे रहा हूं, खुदा की कसम ये बयान नहीं है। अगर ये बयान का अल्लाह ताला ने 2 चीजें कुरान में एज गिफ्ट कही है, लिटरली गिफ्ट का अल्लाह ताला ने, नॉट लिटरली बट मफहूमन। एक कलम, एक जबान।
और अगर ये मतलब है ना कि मैं यहां पर आकर लेक्चर दे रहा हूं, ये बयान है, अल्लाह ताला बचाए ऐसे बयानों से। इफ आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद यू गाइस, अगर मैं आपके दिल और जहन नहीं चेंज कर पा रहा हूं, मैंने बयान नहीं किया। मेरा बच्चा जब आपस में बच्चों के साथ खेल रहा है और वो आपस में दिल और जहन जुड़ नहीं पा रहे, वो बयान नहीं है। मेरे कलम की ताकत की वजह से अगर मैं लोगों के दिल और जहन नहीं बदल पा रहा हूं, वो कलम की ताकत नहीं है, वो बयान नहीं है। वो बयान कहां से आता है? वो IQ और EQ से आता है। तो वो कैसे डेवलप करते हैं उसके बारे में जाएंगे। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। मैंने ये सेशन क्यों किया? मैंने ये सेशन इसलिए किया क्योंकि मुझे आप लोगों के सामने पेरेंटिंग को रीडिफाइन करना है फॉर द नेक्स्ट 100 years, ताकि आने वाली 3 जनरेशंस अल्लाह ताला के एसेट्स हम तैयार करना स्टार्ट करें, ना कि अपने सहारे। नोट लिख ले इस चीज का, जिस दिन खुदा की कसम पेरेंट्स अपने लिए बच्चों को सहारा बनाना बंद करेंगे, अल्लाह के एसेट्स तैयार करना बंद करेंगे, अल्लाह की कसम उस दिन चेंज आएगी। मां का ख्वाब था ना, मां ने एसेट बनाया था, अपना सहारा बनाया था। बाप स्टेटस को के पीछे होता है बच्चे के थ्रू। रिश्तेदारों में स्टेटस को बढ़ाना है ना बच्चों का, बच्चों के थ्रू, कि मेरा बच्चा महान, जिसकी वजह से मैं महान। बेसिक सेरोटोनिन नहीं सिखाऊंगा। अम्मी क्या करती है? अम्मी अपने डरों की वजह से बच्चों को बर्बाद कर देती है। सो माई पर्पज इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड हाउ टू रेज एसेट्स फॉर अल्लाह अज़्ज़ व जल एंड नॉट फॉर आवरसेल्व्स। क्योंकि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट एज अ पेरेंट इज कि अल्लाह ताला के सामने बच्चे के साथ हम हाजिर हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बच्चे के साथ हाजिर हो, और हमें मिल के हौज़ कौसर में पानी मिले। अल्लाह की कसम, इससे बढ़कर दुनिया की कोई कामयाबी नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक तो हौज़ कौसर अपने हाथ से हमें और हमारे बच्चों को पिलाए, और हमें बोले सबको पिलाओ। आपको पता है हौज़ कौसर पे हुजूर अलैहिस्सलाम कुछ लोगों को पिक करेंगे और बोलेंगे मेरी हेल्प करो पिलाने में लोगों को। यू गाइस नो दिस? इससे पहले पता था? दैट इज अ रियल ऑनर। You know, I remember a story. Before going into details, I remember a story. एक शख्स के ना 6 बेटे थे। He was from a very rich family. 5 बेटियां थी बाय द वे। पहली बेटी जब पैदा हुई तो उसके ड्राइवर की भी बीवी उस वक्त प्रेग्नेंट थी। तो ड्राइवर ने बोला आप मेरे साथ आइए फलां शख्स के साथ, ही विल गिव सम नुस्खा टोटका, आपका बेटा हो जाएगा। शख्स ने बोला मुझे बेटा नहीं चाहिए, अल्लाह ने जो रखा होगा मैं वही कबूल कर लूंगा। तो पहली बेटी होगी। दूसरी मर्तबा हुआ, ड्राइवर ने बोला चलो मेरे साथ शख्स के पास, इस बार बेटा हो जाएगा। उससे बोला अल्लाह की मर्जी है जो देंगे। दूसरी बार भी बेटी, तीसरी बार बेटी, चौथी बार बेटी, 5वीं बार बेटी, और डाउट्स आना स्टार्ट हो गया। अब अल्लाह को देखना था बंदा क्या करेगा। 5 बेटियां बैक टू बैक। अब इसका ख्याल आता है मैं बीवी को तलाक दे दूंगा क्योंकि सिर्फ बेटियां हो रही है। जिस दिन इसने सोचा मैं बीवी को तलाक दूंगा, बेटियां हो रही है, रात को ख्वाब आता है फरिश्ते घसीट के इसको जहन्नुम की तरफ लेके जा रहे हैं। पहले गेट की तरफ, जहन्नुम के कितने गेट है भाई? कितने दरवाजे जहन्नुम के? जन्नत के कितने? जहन्नुम के जी, ये अल्लाह की रहमत है। ठीक है, अल्लाह ने अपनी रहमत इतनी वसी की है इंसानों पे। एनीवेज, ख्वाब आया, पहले दरवाजे की तरफ फरिश्ते घसीट के लेके जा रहे हैं बाप को। पहली बेटी आ रही है बचाने के लिए, और फरिश्तों को लिटरली एंटर ही नहीं करने दे रही। जहन्नुम का दरवाजा बंद कर दिया। फरिश्ते वहां से लेके जाते दूसरे दरवाजे की तरफ, दूसरी बेटी आ गई, फरिश्तों को एंटर नहीं करने दे रही है कि मेरे बाप को कैसे एंटर कराओगे। तीसरे दरवाजा, चौथा, 5वां, 5 तक तो बच गया बंदा। अब इसको ख्वाब में ख्याल आ रहा है बेटियां तो 5 ही है मेरी, दरवाजे तो भी 2 पेंडिंग है। ख्वाब खुल जाता है, बंदा तौबा करता है, बंदा अल्लाह से दुआ करता है कि मेरी एक और बेटी हो जाए। आपको पता है एज पेरेंट्स, खुदा की कसम, इससे बढ़कर इन्वेस्टमेंट, इससे बढ़कर ऑनर कुछ भी नहीं। कि कयामत के दिन ये छोटे बच्चे आए ना, हना, एक दिन ये सारी जितने भी आपके बच्चे जो होने वाले हैं, ये आए, फरिश्ते घसीट के हमें लेके जा रहे हो, लेकिन ये जहन्नुम के दरवाजों को बंद कर दे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी एक बेटी, वो एक जहन्नुम के दरवाजे से बच गया अगर उसने उसकी सही तरबियत की। जिसकी 2, वो 2 से बच गया। जिसकी 3, वो 3 से बच गया। ये हदीस है हुजूर अलैहिस्सलाम की। लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने बच्चों को क्राइसिस में डाल दिया। पूरी दुनिया का मैं आपको भी नक्शा देने वाला हूं कि दुनिया में चल क्या रहा है। पेरेंट
सो कॉल्ड पेरेंटिंग की वजह से, जो कि पेरेंटिंग हमने डिफाइन ही नहीं की अभी तक। स्कूल में डालना, मार्क्स के लिए तैयारी करवाना, चुप रहो सबके सामने, अच्छी तरह से खाना खा लो, वक्त पे सोया करो, फोन दे देना, टैब दे देना, सब कुछ, ये तो हम पेरेंटिंग मानते हैं। उस पेरेंटिंग का असर क्या है देखे जरा दुनिया में। दीज आर द चार्ट्स, दीज आर द ग्राफ्स जो कि दुनिया में अभी चल रहे। पिछले 10 सालों में डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड और सेल्फ हार्म रेट्स 170% इंक्रीज हुई है दुनिया में। इवन दो डेटा जो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं वो पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन पे नहीं यूज किया है। ग्लोबल पॉपुलेशन पे जाएंगे तो फिर तो बात ही अलग है। हर 7 में से, फ्रॉम एवरी 7 इंडिविजुअल्स, एक एडोलसेंट मेजर डिप्रेशन के थ्रू या तो गुजर रहा है या तो गुजर चुका है। एडोलसेंस का मतलब होता है 12 to 17 ईयर्स तक जो बच्चे होते हैं। दिस द ग्लोबल डेटा। 7 में एक बच्चा मेजर डिप्रेशन, मैं माइनर डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं, डिस्थीमिया एंड ऑल, मेजर डिप्रेशन की बात कर रहा हूं, क्लिनिकली डायग्नोज डिप्रेशन। ये पेरेंटिंग है हमारी, क्योंकि पता ही नहीं है पेरेंटिंग है क्या, डिफाइन ही नहीं है। दिस इज अनदर चार्ट 10 से 19 साल के दरमियान। 2021 में 6 करोड़ बच्चे डिप्रेशन में ग्लोबली। दिस इज अनदर चार्ट, एंजाइटी। हर 6 में से एक बंदा कह रहा है, बल्कि डायग्नोज्ड है पूरी दुनिया में विद एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरल एंजाइटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एंजाइटी बोलते किसी चीज के डर होने का डर, किसी चीज के बुरे होने का डर, फ्यूचर के बारे में एंजाइटी होती है। मुझे आज यहां पर लेक्चर देना है, सुबह एंजाइटी हो रही थी। किस बारे में हो रही थी? लेक्चर के बारे में हो रही थी। 6 में से एक बंदा। और एंजाइटी रेट शूट कहां पर हुई है? 76% एंजाइटी रेट शूट हुई है। यानी अभी इस सेशन में जितने लोग हैं ना, 6 में से एक बंदे को जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है ही है। और जब कॉलेज टीन्स पे वर्क किया गया ना, कॉलेज टीन्स में 48% बच्चों ने कहा है कि रोज वी गो थ्रू एंजाइटी। क्या पेरेंटिंग की है हमने? फिर हम सोच रहे होते हैं कि थिंकर्स प्रोड्यूस होंगे। एंड बाय द वे, आपको पता है एंजाइटी क्या है? एंजाइटी इज दिस, कॉर्टिसोल। एक केमिकल, बाय द वे एक नोट देता हूं, लिख लेना। इंसान कुछ भी हो सकता है, इंसान अपने हार्मोन्स के हवाले नहीं हो सकता। मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनका फलसफा बहुत स्ट्रांग है, साइकोलॉजिकली मैं कह रहा हूं बात, फलसफा बहुत स्ट्रांग है उनका। खुदा की कसम, नफ्स के मारे हुए जिंदगी बर्बाद कर चुके। अ पर्सन कैन बी एनीथिंग, अ चाइल्ड कैन बी एनीथिंग, बट नॉट सबसर्विएंट टू हिज हार्मोन्स। स्ट्रेस का केमिकल है हार्मोन। इसी के साथ जहां पर कॉर्टिसोल स्ट्रेस का केमिकल है, और जहां से कॉर्टिसोल निकलता है ना, वहीं पर हमारी एंजाइटी के भी केमिकल्स निकलते हैं। गुर्दों में ग्लैंड्स होते हैं हमारे, और कॉर्टिसोल इज द डेथ टू IQ एंड EQ। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट दुनिया में हुआ था, लुइसियाना हाई स्टेट्स एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने जाना कि दुनिया में कुछ बच्चे क्यों आगे बढ़ते, कुछ बच्चे क्यों पीछे रह जाते। And after doing the experiment for years and years and with hundreds and thousands of the children, एक कंक्लूजन दी उन्होंने कहा जो हाई एफ्लुएंस घराने के बच्चे होते हैं वो हमेशा आगे बढ़ेंगे। यानी जो अमीर है, इन्फ्लुएंसर्स है, उनके बच्चे हमेशा आगे बढ़ेंगे। अब ये इतना खतरनाक रिजल्ट था ना कि इस पे क्राइसिस आ गई दुनिया में। क्या मतलब? गरीबों का कोई फ्यूचर ही नहीं है। हजारों बच्चों पे years and years पे एक्सपेरिमेंट करके, मॉनिटर करके, दे केम टू दिस कंक्लूजन। तो लोग आगे बोला इसका मतलब गरीबों का कोई स्कोप ही नहीं है दुनिया में। हम गए, फिर एक्सपेरिमेंट को फिर से किया गया और केमिकली किया गया। इससे पहले तो साइकोलॉजिकली हो रहा था, जो बिहेवियर पैटर्न्स दिखा रहा था बंदा, जो रिपोर्ट्स मिल रही थी थॉट्स के थ्रू, बाकी सारी चीजें उससे पता चल रहा था। अब केमिकली किया गया, एंड यू नो व्हाट हैपेंड? दे फाउंड वन कंक्लूडिंग एविडेंस। जो भी बच्चे जिंदगी में बर्बाद होते हैं, इट्स बिकॉज उनमें कॉर्टिसोल लेवल बचपन में ही ओवरराइड कर दी जाती है। बच्चा कॉर्टिसोल में आ गया, बच्चा तबाह हो गया। ऑलराइट, अगेन कमिंग बैक टू आवर
graphs. This is the rise of mental illness. ये चार्ट, ये ऊपर वाला जो चार्ट है ना, ये एडोलसेंस का है, और ये 2020 का बाय द वे डेटा है, कंक्लूडिंग डेटा. एज कंपेयर टू एनी अदर ग्रुप, सबसे ज्यादा मेंटल इलनेस से कौन शिकार हो रहे? एडोलसेंट शिकार हो रहे. और अब आता है असली खेल. %50 बच्चे by the age of 15 around the globe, verified data कहता है, they are exposed to pornography. शाहीन बनाने वाले थे हम इन्हें, फोन पकड़ा के. by the age of 15-16 50% बच्चे are exposed to pornography. यानी जानी पहले बन गए. अब क्या शाहीन बनेगा? ये पेरेंटिंग कर रहे हैं बाय द वे हम, और हर साल बढ़े जा रहा है. लड़के तो देखे, this is preteens, 187% rise in just 8 years. 8 साल में 187% राइज हुआ है पोर्नोग्राफी व्यूवरशिप में अमंग प्रीटीन्स कौन सी एज होती है? 9, 10, 11, 12. और फिर देखे टीन्स में 105% इंक्रीज, एडल्ट्स में 65% इंक्रीज. ये हालात है दुनिया में हमारे बच्चों के. और आप और मैं इतनी गफलत की नींद सो रहे हैं ना, और अपना अपना घर बचाने की कोशिश कर रहे हैं. फिर जब मैं कहता हूं ना हमने लानतें बरसा ये खुद अपने ऊपर, भाई ये कैमरा में कहना चाहिए, लानतें बरसा ये खुद अपने ऊपर, तो गुस्सा आता है इस बात से कि लानत का लफ्ज क्यों यूज कर रहे हो? आपको नहीं पता लानत का लफ्ज कितना बड़ा है? अल्लाह का हर छिड़ जाता है. ये जो बच्चे हमारे जिन्ना में मुलविस हो गए, 187% टीन्स 8 साल में, ये लानत नहीं है जो हमने अपने ऊपर बरसाई है? और इनसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये थिंकर्स बनेंगे, फिलोसफर्स बनेंगे, साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, उम्मत को आगे बढ़ाएंगे, कयामत के दिन हमारे लिए एसेट्स होंगे. ये बर्बादी है, ये पेरेंटिंग है हमारी. बस शो पीस बना के रखा है बच्चे को, उसकी ब्रांडिंग 24 घंटे सबके सामने कर रहे होते ताकि अपना स्टेटस को ऊपर कर ले. माओ के डर, बापों के अरमान, यहां लेके जाते हैं बच्चे को, क्योंकि वो बच्चे को समझ के बच्चे की तरबियत नहीं कर रहे होते, वो अपने डर लिए, अपने अरमान लिए बच्चों की तरबियत कर रहे होते. दिस इज व्हाट हैपेंस. ये मुसलमान बच्चे का हाल है. मुस्लिम इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ मलेशिया, उनकी विंग है डिजिटल वेलबींग एंड यूथ मेंटल हेल्थ रिपोर्ट, वहां से आई है. सोचे जरा उम्मत का क्या हाल है. जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए इमेजिन करें, हुजूर अलैहिस्सलाम सामने से आए, सब पेरेंट्स से यहां पर एक सवाल पूछे, सिर्फ एक सवाल पूछे कि ये जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ चल रहा है पूरी दुनिया में, जो कुछ तुमने मेरी उम्मत का हाल किया है, इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? ये इसको ठीक करने के लिए तुम क्या कर रहे हो? एक बंदा हम में से जवाब दिखा सके. 1 person, show me 1 person who can answer. मुझे पता है क्या आंसर करेंगे, कि हम अपने घर बचा रहे थे, और घर बचाते बचाते भी देखे क्या हाल हो गया. ये हमारा हाल हो गया, घर भी नहीं बचा सके हम. अर्श भाई है यहां पे, दिस माय ब्रदर अरसलान, ठीक है. इनसे पूछेगा, ही इज रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है. आस्क हिम अबाउट द ब्लैकमेलिंग केसेस अमंग द टीन्स व्हिच ही हैज विटनेस्ड. मुसलमान बच्चे, कश्मीर के बच्चे, 10, 11, 12, 13 साल के. आस्क हिम अबाउट द सेक्सुअल अब्यूज केसेस. आस्क हिम अबाउट द लड़के लड़कियों को ब्लैकमेलिंग केसेस. घर भी नहीं बचा सके हम. ग्यारह साल की बच्चियों ने मैसेज किया, 11 साल की बच्चियों ने, कि ब्लैकमेल होते हैं हम. हमारी क्लास के लड़के, मुसलमान लड़के, एआई वीडियोस बना के ब्लैकमेल करते हैं हमें. मैंने पूछा अम्मी अबू से क्यों नहीं बोलते हो?
सर अम्मी वो तो हमें ही डांटेंगे ना, हमें ही गलत समझेंगे। एक बच्ची की इस्मत फितरतन उसके लिए क्या वैल्यू करती है, वो बच्ची जिस मां बाप को भेजा गया था उसकी हिफाजत करने के लिए उनके सामने बोल भी नहीं पा रही। और कितने केस है, पूछे अरसान भाई से पूछे। और इवन आई विल टेल यू अ शॉकिंग डेटा, आई वाज टॉकिंग विद हिम, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा फिलहाल, केमिस्ट से डेटा लिया है इनने, एक केमिस्ट से हु इज अ फ्रेंड, किस लेवल पे हमारे 12 13 14 15 साल के बच्चे अभी जिना में मुलविस है, और कितने ओपनली दे गो टू अ केमिस्ट शॉप, और किस लेवल पे नंबर्स राइज कर रहे हैं। आई कांट इवन टेल यू। बनाए शाहीन, मैं भी देखता हूं, इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाए बच्चों को, तरबिया करनी है, ईमान सिखाना है, क्या जबरदस्त सिखाया हमने। Again, moving forward. Now my point is, अहमद बिन हंबल नाम सुना है आप लोगों ने? अहमद बिन हंबल कहते हैं मेरी मां सर्दियों में और गर्मियों में दोनों के वक्त पे रात के पहर में उठाती थी, अपने साथ तहज्जुद पढ़वाती थी, एंड व्हाट हैपेंड, अहमद बिन हंबल तैयार हो गए। और अहमद बिन हंबल में के बारे में पढ़ेगा और बच्चों को भी सुनाएगा इनकी कहानियां, और इनके बच्चों ने क्या किया आगे जाके वो भी सुनाएगा। मे बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशंस जो कि इस्लाम की तारीख में किसने लाया, इट वाज अहमद बिन हंबल। आपको पता है अहमद बिन हंबल के जनाजे में इतने लोग आ गए, बादशाह हजरत को अपना महल खाली करना पड़ा। राइचस पेरेंटिंग वैसे क्या होता है, इमाम मालिक पैदा होते, उनकी मां जब उनको भेज रही थी ना पढ़ने के लिए, हदीस पढ़ने के लिए, तो मां ने पहले सिखाया कि तमीज और अदब से कैसे पेश आते हैं। इमाम मालिक ने बोला अम्मी मैं तो हदीस सीखने जा रहा हूं, कॉपी कलम दो ना मुझे। मां ने बोला कॉपी कलम कोई काम की चीज नहीं है जब तक तुमने अदब नहीं सीखा हो। वी गेट पीपल लाइक इमाम मालिक रहीमहुल्लाह, वी गेट पीपल लाइक इमाम शाफई। इमाम शाफई की मां सिंगल मदर्स, बाय द वे दे आर ऑल सिंगल मदर्स रेज्ड बाय सिंगल पेरेंट्स, सॉरी सिंगल चिल्ड्रन रेज्ड बाय सिंगल मदर्स। इमाम शाफई की मां इतनी गरीब थी दैट शी लिटरली हैड टू, उसको बोलते ना अपना पेट काट के अपने बच्चे को खिलाना, वैसे वो इमाम शाफई को पालती थी। इनफैक्ट जब इमाम शाफई को ट्रेन किया इमाम मालिक ने, इमाम मालिक इतने मुतासिर हो गए थे इमाम शाफई से कि इमाम मालिक ने इमाम शाफई को घोड़े, ऊंट, सोना, चांदी एज गिफ्ट दे दिया। जब घर पहुंचे इमाम शाफई, मां ने देखा सामान आ रहा है, पूछा ये क्या है, बोला ये तो मुझे हदिया दिया है इमाम मालिक ने। मां ने अपने बेटे को नीचे उतारा, जिस जोड़े में भेजा था वही जोड़ा वापस ले लिया और बोला ये वापस लेके जाओ, मैंने अपने बेटे को 2 जोड़ी में भेजा था, मुझे 2 जोड़ी में वापस चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। तो कौन बने, इमाम शाफई बने। और आपको पता है इमाम शाफई के बारे में क्या आता है, स्कॉलर्स कहते हैं इमाम शाफई ना होते हमें यह पता ही नहीं होता कि इस्लाम में इस्तिदलाल कैसे यूज करते। एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं होता लॉजिक कैसे यूज करते हैं, मंतक कैसे यूज करते हैं। हम तो लिटरलिस्ट बन चुके थे। क्या होता है राइचस पेरेंटिंग की वजह से इमाम बुखारी निकलते। जिन इमाम बुखारी को ख्वाब आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो फ्लाइज थी ना उनको भगा रहे थे, फैन कर रहे थे हुजूर अलैहि सलाम, और देखे अभी तक इनसे क्या फायदा ले रहे हैं। एंड यू नो व्हाट हैपेंस बाय राइचस पेरेंटिंग, दिस हैपेंस बाय राइचस पेरेंटिंग। ये इमाम हुसैन हैपेंस बाय राइचस पेरेंटिंग। ग्लोबल लेवल पे अभी तक इस्लाम अगर एक पर्सनैलिटी ने जिंदा रखा है अपने फलसफे से, खुदा की कसम इमाम हुसैन। वरना हम तो कब के यजीद के पैरोकार बन चुके थे। एक पर्सनैलिटी ने इस्लाम को जिंदा रखा अपना पूरा कुंबा कुर्बान करके, और नस्लों को सिखाया कि दीन कौन सी चीज होती है। और आपको पता है क्या होता है राइचस पेरेंटिंग से, इस्माइल अलैहिस्सलाम आते। एग्जाम्पल देता हूं, गौर से समझेगा, देन विल मूव टू एट्रीब्यूट्स एंड अदर स्किल्स। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं बिकॉज मुझे अब तक इससे तकलीफ शुदा एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ
sacrificed and building the child on the right parameters शायद ही कभी मिली। सहरा में अपनी बीवी और दूध पीते बच्चे को लेके चलते इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और कई 100 किलोमीटर चल रहे। बीवी को खदशा यह है मुझे डिवोर्स मिल रहा है, और उस सहरा में बंजर जमीन में अपनी बीवी और अपने बेटे को छोड़ रहे। किसके हुक्म से? आपको पता है, मैं बाय द वे अंदर की बात बताऊं आपको, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं ना, आधा ध्यान 30% इनका माओ का यहां पर है, 70% ऊपर है। हम 5 मिनट अपने जहन में भी अपने बच्चों को अपने से तन्हा नहीं कर सकते। अभी जब चीखें सुनती है ना माएँ बच्चों की, तो अपने अपने बच्चों की चीखें सुन रही होती है। ये रहम है बाय द वे माओ का, ये ना होता तो रहम नहीं होता दुनिया में। बट लिटरली फिल्टर कर रही है अभी अपने कानों में जो ऊपर से चीखें आ रही कि मेरा बच्चा कुछ बोल रहा है। और यहां पर इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम को तन्हा छोड़ते वो, जहां पर दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है किसी भी चीज का। खुद कहते हैं बंजर जमीन में मैंने इनको छोड़ दिया। किसके कहने पे? अल्लाह के कहने पे। मैंने क्या कहा था? बच्चों को अपना सहारा बंद करके अल्लाह के दीन का सहारा बनेंगे, इस्माइल अलैहिस्सलाम आएंगे। इकबाल ने कहा था ना, आज भी होकर इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को हम दुनिया भी नहीं देते हैं। सो हो क्या रहा है? अल्लाह के कहने पे वहां पर छोड़ रहे, और जब जा रहे दुआ कर रहे, और जब दुआ कर रहे अगेन पेट पूजा नहीं मांग रहे, कपड़े नहीं मांग रहे, घर मकान नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बच्चों को छोड़ा क्या मांगा? सलाह मांगी, अल्लाह से कनेक्शन मांगा उस बंजर जमीन में जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं। एक बार इमेजिन करें आप सब लोग इमेजिन करें अपने सबसे करीबी इंसान को, एक बार तस्वुर में इमेजिन करें कि यू आर लीविंग देम इन अ जंगल, सिर्फ जंगल में ना, जो आस पड़ोस का ही जंगल है, तन्हा आपको उनको वहां पर छोड़ दो। इवन इमेजिन करें आप अपनी बहन को, अपनी मां को, अपनी बेटी को एक गैर शहर में छोड़ के आ रहे हो, और यहां पर हजारों किलोमीटर दूर सहरा में छोड़ के आ रहे थे। क्या हुआ? राइचस पेरेंटिंग की वजह से इस्माइल अलैहिस्सलाम की डेफिनेशंस क्लियर हो गई कि पालता कौन है? मां बाप ने कुर्बानी दी, बच्चे की डेफिनेशंस क्लियर हो गई, पालते अल्लाह ताला है। कहां पर पाला? सहरा में, जहां पर कुछ भी नहीं था। बच्चे की क्या डेफिनेशन हो गई? तवक्कुल इज द ताकत। किस वजह से? मां बाप ने कुर्बानी दी। बच्चे की क्या डेफिनेशन हो गई? कि कुर्बानी अल्लाह की राह में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मां बाप मुझे कुर्बान करने के लिए तैयार थे फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो मेरी कुर्बानी तो इससे भी बढ़कर होनी चाहिए। तो इसीलिए जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला ना कि ख्वाब आया है छुरी चलाने का, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बोला लब्बाइक। पता है क्यों? क्योंकि मां ने और बाप ने कुर्बानी ऑलरेडी दी हुई थी। दैट्स व्हाट राइचस पेरेंटिंग डू। आपको पता है जब इमाम हुसैन के खेमे पे तीर चल रहा था ना, वो जो बच्चे तीर चला रहे थे ना, बल्कि वो जो लोग तीर चला रहे थे ना, वो उस माँ बाप के डर की वजह से और उस माँ बाप की ख्वाहिश की वजह से, जो बचपन में इस्लाम के अगेंस्ट डर और इस्लाम के अगेंस्ट ख्वाहिश माँ बाप ने डाली थी डेफिनेशंस में, उसकी वजह से चला रहे थे। एंड यू नो व्हाट हैपेंस? दीज आर द स्टडीज जो रॉन्ग पेरेंटिंग की वजह से होता है। 1000 से ज्यादा इंडिविजुअल्स पैदाइश से लेकर 45 ईयर्स तक मॉनिटर किए गए, यानी राइट फ्रॉम द बर्थ टू द एज ऑफ 45 न्यूजीलैंड में स्टडी हुई। और क्या पाया गया? पेरेंटिंग तबाह थी, सेल्फ कंट्रोल में बच्चे की तबाही आ गई। बच्चा डिसिप्लिन कभी नहीं रह पाया, बच्चा हार्श पनिशमेंट्स की तरफ हमेशा जाता था। chaos at home leads to higher risk of crime, addiction and mental health problems. घर में chaos, घर में तबाही बच्चे को जिंदगी भर के लिए तबाह कर देती है। सेकंड स्टडी, मॉफिट्स डेवलपमेंटल टैक्सोनॉमी। क्या हुआ? एक छोटे से ग्रुप ने 10 साल की उम्र में ही दिखा दिया घर के माहौल की वजह से कि अगले 10 साल, अगले 20-30 साल उनके गए, वो तबाही में जाने वाले। एंड अनदर स्टडी जेराल्ड की, क्या पाया गया? घर में हार्श, इनकंसिस्टेंट, इनइफेक्टिव डिसिप्लिन बच्चे को आगे जाके एग्रेशन सिखाता है। एंड यू नो व्हाट हैपेंस? दीज पीपल हैपन। लेट्स स्टार्ट विद हिटलर। हिटलर के बारे में एक साइकोलॉजिस्ट है, एलिस मिलर।
who studied Hitler a lot. एलिस मिलर पता है एक स्टेटमेंट लास्ट में देती हिटलर के बारे में कि हिटलर बना हिटलर बिकॉज ऑफ पॉइजनस पेडागॉगी. क्या मतलब है इसका? हिटलर बिकेम हिटलर बिकॉज ऑफ पॉइजनस पेडागॉगी. बाप अथॉरिटेरियन था, मां मिन्नतें करती थी बस शादी किसी तरह से बच जाए. पैदा कौन हुआ? पैदा हिटलर हुआ. यू नो अबाउट स्टैलिन? आप जानते हैं इनको? जी, जार्स, बोल्शेविक रेवोल्यूशन. यू नो व्हाट हैपेंड रॉन्ग? अल्कोहलिक फादर रूथलेसली मारता था. वो एंगर इसने बड़े होकर अपनी लीडरशिप में दुनिया को दिखाया. बचपन की मैनिफेस्टेशंस ग्लोबल लेवल पे एक्सप्रेशन के थ्रू आती है. यू नो व्हाट हैपेंड? इवान द टेरेबल यतीम था, नेग्लेक्ट किया गया था, ह्यूमिलेट किया गया था, और जैसे ही ताकत में आया उन सबको पकड़ के रगड़ दिया. बचपन की तरबियत ग्लोबल लेवल्स पे. ओटोमन एम्पायर का डाउनफॉल, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस. ओटोमन एम्पायर के लोग क्या करते थे? अपने प्रिंसेस को दे यूज्ड टू सेंड टू द स्कॉलर्स, दे यूज्ड टू सेंड टू गो इनटू द डीप वैलीज ताकि वहां पर ऑर्गेनिकली उनको तैयार कर सके. अचानक से उन्हें एक कफी सिस्टम बंद कर दिया. अचानक से बंद कर दिया. बोला अब से जो हमारे बच्चे हैं ना वो महलों में रहेंगे, लग्जरीज में रहेंगे. फोन दे देंगे उनके हाथ में, टीवी दे देंगे उनके हाथ में, लैपटॉप दे देंगे, मैकबुक दे देंगे, PS5 दे देंगे, सब कुछ दे देंगे. घर से आज 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 से तुम घर पे रहोगे. हुआ क्या? द डाउनफॉल ऑफ ओटोमन एम्पायर. वी हैड रूलर्स लाइक इब्राहिम द मैड. एंड यू नो व्हाट हैपेंस? दो बच्चे एक ही घराने के, हारून रशीद के. आपको पता है हारून रशीद कौन था बाय द वे? यू नो इट? जी, अब्बासी खलीफ. सो दो बच्चे उनके घर के. एक बच्चा अल अमीन, घर के माहौल में उसको रेज किया गया. एक बच्चा मामून, जिसको स्कॉलरशिप में रेज किया गया. एंड यू नो व्हाट हैपेंड? दो बच्चों की राइवलरी आगे जाके कौम का सिविल वॉर बन गई. दिस इज व्हाट हैपेंस बाय रॉन्ग पेरेंटिंग. सो लेट्स गो डायरेक्टली इन द पेरेंटिंग टाइप्स. ऑलराइट, लिसन टू मी. अभी तक मैं सिर्फ फलसफा ट्रेन कर रहा था. नाउ कम्स द कोर विच इज द साइंस. डॉक्यूमेंटेड पेरेंटिंग स्टाइल्स दुनिया में हजारों नहीं लाखों रिसर्च इस पे की गई है. हजारों सालों से साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं कि व्हाट इज द राइट पेरेंटिंग स्टाइल जिसके थ्रू बच्चे को परवान चलाया जा सकता है, शाहीन बनाया जा सकता है, लीडर बनाया जा सकता है. सो दिस द ग्राफ. एक साइड से रेस्पॉन्सिवनेस है और एक साइड से डिमांडिंगनेस है. रेस्पॉन्सिवनेस किसको बोलते हैं? कम ऑन, रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब अभी आपको लगे बच्चा ऊपर गिर गया, किसी का बच्चा गिर गया, वो क्या करेगी मां या बाप? क्या करेगा? दौड़ के भागेगा. दैट्स अ रेस्पॉन्स, राइट? दैट्स अ सपोर्ट यू गिव. एंड व्हाट डज डिमांड मीन? डिमांड का क्या मतलब है? बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? एदन आई एम पुटिंग यू अमंग दीस किड्स, गेट मी दीस थिंग्स डन. दैट्स अ डिमांड. सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. एक पेरेंटिंग स्टाइल इज अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग. डिमांड कितनी है? 0. रेस्पॉन्सिवनेस कितना है? 0. यहां पर पेरेंट्स को कोई पड़ी नहीं होती है. इनको बस अपनी मौज में रहना है. बच्चा क्या करे क्या ना करे, तबाही मचाए, ठीक से पल रहा है, ठीक से डेफिनेशंस आ रही है, गलत डेफिनेशंस को फिल्टर आउट करना है कि नहीं करना है, सही स्टेज पे सही डेवलपमेंट लेके जानी है कि नहीं जानी है, इनको कोई गर्ज नहीं होता है. एंड बच्चा क्या जाएगा? बच्चा तबाही में जाएगा बिकॉज नेग्लेक्ट और इनसिक्योरिटी की वजह से उसकी केमिस्ट्री तबाह हो जाएगी. बच्चा कहीं का नहीं रहेगा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 12 साल जिसने एक लड़का या 2 लड़कियों को मेरी नहज पे बालिग किया, यूं होगा मेरे साथ. और यहां तक कि एक हदीस इससे भी गहरी आती है कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया तुम तक सही रिश्ता आए और तुम उसको धुतकार दो, यानी दीनी रिश्ता आए, तुम उसको धुतकार दो तो फितने दुनिया के वही से स्टार्ट होंगे. रिश्ते का मतलब क्या था? 2 फैमिली मिलकर बच्चे को परवान चढ़ाती है. सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ पेरेंटिंग. सोचे जरा इस वाली पेरेंटिंग में जहां पर पेरेंट्स अनइन्वॉल्व है बच्चे के साथ, बस कभी कभी देख लेते हैं व्हाट्स गोइंग टू हैपन, थिंक बच्चे के साथ. आपने देखे जेन जी के फैशनेबल पेरेंट्स हु ट्राई टू बी टू कूल, उनको कूल बनना है. यह है बर्बादी उनकी. अनदर पेरेंटिंग स्टाइल, परमिसिव पेरेंटिंग. डिमांड रेस्पॉन्सिवनेस क्या है? डिमांड क्या है?
मतलब घर में कोई पॉलिसी नहीं, जीरो पॉलिसी, बस प्यार करो। पेरेंटिंग का नाम है प्यार करो। आपको पता है बाय द वे बेन हबार्ड की एक किताब है एमबीएस के नाम पे, ठीक है, द राइज ऑफ द प्रिंस, कुछ ऐसी किताब का नाम है। एक जुमला उसने वहां पर कहा है, एक जुमला विच विल स्ट्राइक दिस पेरेंटिंग स्टाइल। उसने कहा जब मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए, उसके इंग्लिश टीचर ने कहा जब मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए उसके घर जाता था, आई फाउंड आउट ऑफ ऑल द किड्स एमबीएस वॉज सो पैम्पर्ड कि क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी, वो कुछ भी करे आपको कुछ यहां से नहीं बोलना। ही कुड डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। प्यार करो, प्यार करना पेरेंटिंग है। व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू दीज चिल्ड्रन जिनको बस प्यार मिल रहा है, डिमांड इनसे कुछ नहीं। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, फॉल्स एंटाइटलमेंट। और उससे क्या होगा, सोचे सोचे तो सही। और किसी का भी हक मारेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है फिरौन कौन था? यू नो हु वाज फिरौन? फिरौन था जिसकी मां, जब फिरौन गलती करता था या कोई भी मसला आता था उसको रोकती नहीं। छोटा बच्चा है ना। दैट्स व्हाट हैपेंस विद परमिसिव पेरेंटिंग। अनदर पेरेंटिंग स्टाइल, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, कश्मीरी स्टाइल बाय द वे। ये हमारे कल्चर में सिग्नेचर स्टाइल है। डिमांड कितनी है, रेस्पॉन्सिवनेस कितनी है। कपड़े भी तू वो पहनेगा जो मैं बोलूंगी, चलेगा भी तो उस तरह से जिस तरह से मैं बोलूंगी, चम्मच को भी तो उस तरह से उठाएगा जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, मार्क्स बराबर इतने लाने, इससे कम आगे तेरी कोई जगह नहीं है। यानी फुल ऑन अथॉरिटी। डिक्टेटर पैदा हुआ है, सॉरी, डिक्टेटर मां और डिक्टेटर बाप मिला है। क्या होगा ऐसे बच्चों के साथ? लो सेल्फ एस्टीम। किसने बोला जी? और लो सेल्फ एस्टीम वाला बंदा, खुदा की कसम मैं कह रहा हूं, सिवाय अल्लाह ताला की तरफ से इंटरवेंशन आ जाए, वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। शाइनेस नहीं, पॉसिबिलिटी, बट नॉट दैट हाई। जी, पनिशमेंट। अथॉरिटेरियन का मतलब है बस पनिशमेंट है, पनिशमेंट है। ये करोगे तो मार पड़ेगी, ये करोगे तो ये कॉन्सिक्वेंस है, ऐसे नहीं रहोगे तो ऐसा हो जाएगा। और पनिशमेंट सिर्फ फिजिकली नहीं होती है, वर्बल पनिशमेंट भी है। और वर्बल पनिशमेंट याद रखिएगा फिजिकल पनिशमेंट से ज्यादा हार्मफुल होती है। सो डिमांड बच्चे से सबसे ज्यादा कि भाई मुझे तू सबसे ऊपर चाहिए, लेकिन रेस्पॉन्स जीरो है। बच्चा फेल हो रहा है, बच्चे को प्रॉब्लम्स आ रही है, बच्चा सफर कर रहा है, क्यों कर रहा है उससे बात करे, तुम्हें करना है या नहीं करना, कुछ भी नहीं है यहां पर, बस अथॉरिटेटिवनेस है। एंड देन कम्स द लॉस्ट स्टाइल व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। बाय द वे मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, आई वांट यू टू मार्क योरसेल्फ। मुझे नहीं बताएगा, खुद मार्क करे आपका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। आप डिक्टेटर हो, फिरौन की अम्मी हो, पैरेलल यूनिवर्स वाले मां बाप हो, डिसाइड खुद करें आप। द लास्ट पेरेंटिंग स्टाइल, नॉट द लास्ट, इनफैक्ट डिमांड कितनी है, हाई है, और रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, हाई है। मतलब घर में पॉलिसी सेट है, लेकिन पॉलिसी को तकमील तक लेके जाने के लिए पेरेंट हेल्प भी कर रहे हैं। पॉलिसी लॉक्ड है घर में, क्या एक्सपेक्टेड है तुमसे, तुम्हें कहां तक जाना है, लेकिन ये सिर्फ बच्चे से एक्सपेक्टेड नहीं है। मां बाप उस बच्चे की हेल्प भी कर रहे हैं उस एक्सपेक्टेशन पे उतरने के लिए। बीमार बच्चा हो, उसको प्यार करोगे और बोलोगे ठीक हो जाएगा, तो क्या डांटोगे बीमार क्यों हो गए? भाई आपको पता है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स इस लेवल के नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं, खुदा की कसम बच्चे के बीमार होने पे भी उनको मसला है, बच्चा बीमार क्यों हुआ, और फिर उसको लॉक कर देंगे घर में ताकि तू दोबारा बीमार ना हो। तू बीमार क्यों हुआ? और पता है इतने खबीस किस्म के लोग हैं, बच्चे के सामने कैलकुलेशन कर रहे होते, 1500 में तेरी दवाई लाई है इस बार। बच्चे को बता रहे होते 1500 में तेरी दवाई लाई है। बच्चे के साथ आप और इन्वॉल्व हो, ओवर प्रोटेक्टिव हो, हर चीज को मॉनिटर कर रहे हो, बच्चा कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं सीख सकता। इंडिपेंडेंस गलतियों से आती है, एक्सपीरियंस से आती है। बच्चा सीख ही नहीं सकता कभी इंडिपेंडेंस किस चीज को कहते हैं। यानी बच्चा ओवर डिपेंडेंट हो जाएगा। वो है ना मां का ख्वाब,
वो है, वो उसका दिया आप बुझा दिया आपने, वो इस हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की वजह से। और बच्चा कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉपरली नहीं कर सकता है, उसकी हमेशा पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, क्योंकि आप हमेशा उसके ऊपर मंडराते थे। और बच्चा हमेशा एंजाइटी में रहेगा, उसका सेंस ऑफ सेल्फ। हाँ जी, यू वांट टू से समथिंग, है ना? पूछना है कुछ? बकी बात है। ऑलराइट, सो लिसन, बच्चा जो है ना, बच्चा कभी भी सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप नहीं कर सकता है, क्योंकि सेंस ऑफ सेल्फ तो अम्मी ने खत्म कर दिया। हमेशा हेलीकॉप्टर की तरह मंडराते हुए, जो हम कर रहे होते हैं बच्चों के साथ। ऐसे पेरेंट्स हम बन चुके हैं अपने ही घर में, चार दीवारी के अंदर अगर कोई और लेट्स से देवर का घर होता है या बाई का घर होता है, वहां पर भी मॉनिटर करने के लिए जाते हैं हम आज। सोचे अपनी इनसिक्योरिटी, मां के डर और बापों के अरमान में क्या करके रखा है। एनीवेज, अनदर दैट इज स्नोप्लॉ पेरेंटिंग या बुलडोजर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का सॉरी अपोजिट ये नहीं है कि आपको ध्यान ही नहीं देना है बच्चे पे, ठीक है? इस कंसेप्ट को क्लियर करें। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि, सॉरी, इसका अपोजिट जो है डेडिकेटेड पेरेंटिंग, इसका मतलब ये नहीं आपको ध्यान नहीं देना है बच्चे को। आपको बच्चे को इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली चीजें करने देनी है अंडर योर वॉच। बच्चा बाहर है ना, आपको उस ग्राउंड की सराउंडिंग पता है, आप उस ग्राउंड में देख भी रहे हो बच्चा क्या कर रहा है, बट उसको खुद करने दे। बच्चा पार्क में जा रहा है ना, ही इज प्लेइंग विद द किड्स, ही इज डूइंग थिंग्स, या इवन घर में कमरे में भी चीजें कर रहा है, उसको करने दे। आप मॉनिटर करते रहे वो क्या कर रहा है, एंड देन उसको रेक्टिफाई करे, ठीक है? हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग से क्या होता है, बच्चा हमेशा फियर और एंजाइटी में रहेगा, क्योंकि 24 घंटे सब कुछ आपको पता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्रिकेट में ना हमारा एक कोच था, जो हर शॉट पे आता था, बोलता ऐसे खेल, हर बॉल पे आता ऐसे करो, हर चीज में इंटरवीन करता था, स्टांस में, टोज के पोजीशन में, हर चीज में वो इंटरवीन करता था। इवन दो हमें लगता है वो बहुत बड़ी कोचिंग है कि हम हर कोई चीज मॉनिटर कर रहे हैं, आपको पता है, लेकिन क्या हो गया, हम कोच पे डिपेंडेंट हो गए, हमारी स्किल्स ही नहीं डेवलप हो रही थी खुद से। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, वी यूज्ड टू लूज मैच, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं था। शॉट्स खेलते थे ना, एक नजर कोच पे होती थी, इट्स लाइक उसको पूछते थे सही सही शॉट खेला। समझ आ रही है बात? सो दैट्स द पॉइंट। एनीवेज, कमिंग बैक, अनदर सॉर्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, बुलडोजर पेरेंटिंग। मतलब ये है, बेटा जो भी मुसीबत आएगी मैं खुद साफ कर दूंगी, तुझे मुसीबतों का सामने नहीं करने दूंगी। बच्चे में रेजिलियंस डेवलप ही नहीं हो सकती। मैं सब कुछ, तेरी मुसीबतें मैं अपने सीने पे ले लूंगी, तुझ पे कुछ नहीं आने दूंगी, कोई आंच नहीं आने दूंगी। क्या आपको पता है क्या होता है ऐसे बच्चे के साथ, जिसकी हर प्रॉब्लम्स को बुलडोज करते पेरेंट्स? व्हाट हैपेंस इज कि वो बच्चा कभी भी रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको हमेशा से एंटाइटलमेंट मिली होती है। सो मच सो, इस लेवल के पेरेंटिंग स्टाइल के बच्चे सबसे ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होंगे। कभी मुश्किलों का सामना नहीं करने दिया, तबाही डाली हमने। एंड देन कम्स अनदर पेरेंटिंग स्टाइल, अभी जो मैम इंशा बात करी थी, अटैचमेंट, जेंटल पेरेंटिंग। बच्चे ने गलती कर दी, ओहो हो, हम ऐसा नहीं करते, और जो बात करते, जिस वक्त बच्चे ने गलती की, उस वक्त अगर आपने सरजनिश करके बच्चे को रेक्टिफाई नहीं किया, उसी मोमेंट पे जिस वक्त उसकी वो केमिस्ट्री है, उसी वक्त उस केमिस्ट्री को रिवर्स नहीं किया, बच्चा उसको सीरियस नहीं लेता। यहां पर क्या इमोशंस है, बस इमोशंस है। सो व्हाट हैपेंस, एक बच्चा दूसरे बच्चे को मारता है, मां जाती है, बच्चा तुम्हें तो बहुत गुस्सा आ रहा है, आज हम बात करते हैं, देखते तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, जिस केमिस्ट्री जो उस वक्त उसकी केमिस्ट्री है केमिकल्स की, जिसकी वजह से वो एंग्री हुआ है, उसने एक्सप्रेस किया, उसी वक्त उस केमिस्ट्री को रिवर्स करना है, सजा उसको देके, पनिशमेंट देके। भाई, टेल द अदर चाइल्ड टू स्लैप योर चाइल्ड सो दैट ही कैन फील दूसरे बच्चे को क्या तकलीफ हुई। यू आर नॉट डूइंग इट, आप खुद नहीं कर रहे हो, बट लेट द अदर चाइल्ड डू इट। समझ आ रही है बात? यहां पर रोगे ना, बच्चा कभी किसी पे हाथ नहीं उठाएगा, बिकॉज उसका सेंस ऑफ एम्पैथी आ गया ना। अब आप बोलोगे बच्चा आ जाओ इधर, अगर तुम्हें मैं थप्पड़ मारूं तुम्हें कैसा लगेगा? उसको नहीं पढ़ा है, था उसको कोई पढ़ा ही नहीं है भाई। लेट द चिल्ड्रन डू विद ईच अदर, आप नहीं कर रहे हो, लेट चिल्ड्रन टीच ईच अदर एम्पैथी। मैंने कहा ना, पनिशमेंट सही वक्त पे नहीं दी, फिरौन बन जाएगा। और पनिशमेंट का मतलब सिर्फ मार दार नहीं होता है बाय द वे, ठीक है? ये मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। पनिशमेंट कैन बी समथिंग एल्स। पनिशमेंट हो सकता है, आपने गलती की है, आज आप हमारे घर में शाम तक दाखिल नहीं होगे, यू स्टे आउट, इट कैन बी अ काइंड ऑफ पनिशमेंट।
क्या उस पर कोई चीज का बर्डन डाल दोगे आप? दैट विल बी अ काइंड ऑफ पनिशमेंट। या कोई पसंदीदा चीज उसे छीन लोगे, दैट्स अ पनिशमेंट। तो आप अपना डर नहीं बिठा रहे हो, आप कॉन्सिक्वेंस का डर बिठा रहे हो, फला एक्शन की कॉन्सिक्वेंस होने वाले। सो दैट्स अनदर काइंड। अब एक आती है टाइगर पेरेंटिंग, ये भी कश्मीर की पेरेंटिंग है, मुझे लगता है इन लोगों ने कश्मीर पे ही ये किया होगा, ठीक है, खासकर देसिस्तान पे किया होगा, जहां पर सिर्फ गोल्स है, उनको अचीव करना है बच्चे को, नो मैटर व्हाट हैपेंस। नीट, जेई, ओलंपियाड, एक्स 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 किस्म की चीजें, बस वो बच्चे को अचीव करनी है। टॉप ग्रेड, स्किल्स, एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग, कंपटीशन, हर चीज में बच्चे को ढकेले जा रहा है, गोल्स 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 गोल्स, नथिंग एल्स। और बच्चे को क्या होगा? बच्चा अचीवमेंट तो कर लेगा लेकिन हमेशा एंग्शियस होगा, क्योंकि उसको उसकी सेल्फ वर्थ अल्लाह के कैरिकेचर आर्कीटाइप पे नहीं बनी है, उसकी सेल्फ वर्थ अम्मी ने गोल्स पे डाल दी और अब्बू ने गोल्स पे डाल दी। तो अचीवर तो हाई होगा, एंजाइटी में हमेशा रहेगा, और लॉन्ग टर्म में अचीवमेंट भी खत्म हो जाएगी, और हमेशा उसको फियर ऑफ फेलियर रहेगा, क्योंकि सारा सेंस तो गोल्स है। अब रेज्यूमे पेरेंटिंग पता है किसको बोलते हैं? रेज्यूमे पेरेंटिंग इज अ फैमिली डिसऑर्डर, ब्रोकन फैमिली डिसऑर्डर। यू नो व्हाट हैपेंस इन रेज्यूमे पेरेंटिंग? रेज्यूमे पेरेंटिंग में होता है, इट्स ऑल अबाउट रेज्यूमे बिल्डिंग। बचपन से बच्चे को रेज्यूमे बिल्डिंग पे डाल देना, सीवी बिल्डिंग पे डाल देना। बच्चा इज अ सीवी, उसको अचीव करनी है सीवी, बिकॉज ऑफ सर्टन स्टेटस को, या बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सर्टन स्टेटस को। बच्चा तबाह हो गया, एवरीथिंग इज रेज्यूमे नाउ। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपको पता है एक सवाल बचपन से मुझे बड़ा परेशान करता था, बचपन से भी नहीं बल्कि टीन एज के बाद। हमारी जो पिछली जनरेशन थी ना, हमारे माँ बाप और ग्रैंड पेरेंट्स, वो जब आपस में झगड़ा करते थे ना, 5 मिनट में फिर से वैसे ही हो जाते, नॉर्मल हो जाते आपस में। और मैंने देखा हमारी एज ग्रुप की दोस्तियां 5 मिनट के झगड़े की वजह से टूट जाती है। मैं आपको घर की एग्जांपल देता हूं। मेरे वालिद साहब के 3 और भाई है, एंड मैंने अपने सामने देखा है आपस में उनको झगड़ते हुए, वर्बली खरी खोटी सुनाते थे वो एक दूसरे को। एंड नेक्स्ट डे, फॉर अब तक मुझे याद है, 25 क्रॉस कर चुका हूं मैं, अब तक मुझे याद है, अब तक उनका ऐसा बिहेवियर है। एक दिन पहले वो लड़ाई करेंगे, अगले दिन पहले उसी भाई के घर में जाएंगे, चाय पिला दो। एंड मैं हमेशा हैरान होता था, हाउ इज दिस पॉसिबल? आपको पता ना, हम एक जुमला कहते हैं, उनके दिल बड़े पाक थे। वो पाक दिल वाले लोग अब नहीं रहे। मुझे भी लगता था दिल पाक है, मैं सोचता फिर झगड़ा क्यों करते, ये खरी खोटी क्यों सुनाते एक दूसरे को? उस वक्त दिल तंग नहीं होता इनका? तो राज क्या सिर्फ दिल पाक होने का था? सोचे, कोई बात नहीं, नॉर्मलाइज हो गया था वो बिहेवियर। कैसे, कहां से? और बड़ों ने कैसे वो नॉर्मलाइज किया था? बड़ों को देखिए, एंड बड़ों में कैसे नॉर्मलाइज हुआ था? आपको पता है अरब के लोग अपने बच्चों को सहरा में छोड़ते थे। यू नो व्हाई? बिकॉज नेचुरल एनवायरमेंट एंड नेचुरल बॉन्डिंग विद ईच अदर क्रिएट्स ऑल दीज एट्रीब्यूट्स। बच्चे जब आपस में खेल रहे होते हैं ना, प्ले बेस्ड जो चाइल्डहुड होता है, आई गॉट इट्स आंसर इन प्ले बेस्ड चाइल्डहुड, जब मैं साइकोलॉजी में आ गया था। प्ले बेस्ड चाइल्डहुड में क्या होता है, बल्कि हमारे साथ, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। शाम को स्कूल से आके मोहल्ले के बच्चे जब एक जगह पे जमा होते थे ना खेलने के लिए, तो 5-5 मिनट में किसी छोटी बात पे, किसी खेल में झगड़ा हो जाता था। बट वो खेल ही हमें सिखाता था, नाउ यू हैव टू कम बैक अगेन एंड वर्क एज अ टीम, और फिर से आपको स्कोर करना पड़ेगा। बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ इंटरैक्ट करता है, फितरतन अल्लाह ताला ने ये चीजें रखी होती है, जब वो इंटरैक्ट करेगा एंड उसको कोई झटका मिलेगा, अब खेलना तो उसी बच्चे के साथ है, फिर से वो फिर से बाउंस बैक करने की कैपेसिटी अपने अंदर पाएगा, रेजिलियंस बिल्ड होगी उसमें। बच्चा जब खेल कूद में था, तो चूंकि मल्टीपल बच्चे मल्टीपल बैकग्राउंड से एक जगह पे जमा होते थे, सेंस ऑफ बॉन्डिंग स्ट्रांग होती थी, और कुछ भी होता था, खेलना तो उन्हीं बच्चों के साथ है। और अगले दिन फिर से, एक दिन पहले झगड़ा किया, अगले दिन फिर से उन्हीं बच्चों के साथ खेलना। क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आ गई। 5-5 मिनट में पकड़े जाते थे, 5-5 मिनट में झगड़े हो जाते थे, किसी मैच पे, किसी इवेंट पे,
और फिर से बाउंस बैक करना पड़ता आपस में फिर से खेलने के लिए। यानी मेरा अभी इनसे झगड़ा हो रहा है अभी, एंड 5 मिनट के बाद मेरा माहौल मुझे फोर्स कर रहा है खेलना, तो मुझे इसी के साथ है। भाई अब झगड़े के मूड में तो नहीं खेल सकता हूं मैं, ना ये ना मैं, सुलह तो करनी पड़ेगी। क्या हो गया था? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीख गए थे प्ले बेस्ड चाइल्डहुड से। तो आपको समझ मुदस्सिर बात समझ आई कहां से बिल्ड होता है ये नेचुरल एट्रीब्यूट से जो प्ले बेस्ड चाइल्डहुड से होते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, प्ले बेस्ड चाइल्डहुड में ना हम अपने गांव में नहीं 10 गांव दूर चक्कर मार के आना पड़ता था। और 10 गांव दूर इज अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड रिस्क फॉर द चाइल्ड। आपको पता मेरे एक टीचर कहते हैं, लेट्स से किसी बच्चे में मुर्गी पकड़ने का डर है, मुर्गियों से डरता है, बच्चे को टास्क दे दो कि भाई फला जगह पे जाओ और मुर्गी पकड़ के लेके आओ, बार बार टास्क दे दो। जब तक वो मुर्गी की जगह पे पहुंचेगा ना, आधा डर उसका वहीं पर खत्म हो जाएगा, और बार बार ये करता जाएगा, आधा डर खत्म होता जाएगा। तो बचपन में जब आपस में खेलते थे ना, माँ बाप को तो नहीं पता था, बल्कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, बच्चे ना एक दूसरे को पकड़ के नदी में लेके जाते थे। कौन सी नदी में? बहती हुई नदी में। मुझे खुद एक बच्चे ने ना बचपन में, मेरे एक दोस्त है, दो दोस्तों ने मिलकर, जाहिद बाय द वे नाम तो नहीं बोलना चाहिए, एनीवे सॉरी, 2 दोस्तों ने मिलकर, क्योंकि मैं स्विमिंग नहीं आती थी और मैं डरता था क्योंकि मां ने डराया हुआ था, 2 दोस्तों ने मिलकर उठाया और नदी के बीच में फेंक दी। माँ बाप को तो नहीं पता ये चीजें, लेकिन खुदा की कसम उस एक्सपीरियंस ने मुझे स्विमिंग सिखा दी, मेरा डर खत्म कर दिया। बिकॉज उन्हीं लोगों ने छलांग मार के फिर बाहर भी निकाला और बताया अब बता क्या हो गया तेरे साथ, तू मर गया। क्या होता था? प्ले बेस्ड चाइल्डहुडनेस की वजह से रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ती थी बच्चे की। प्ले बेस्ड चाइल्डहुडनेस की वजह से मैनेजमेंट आती थी बच्चों को। हाइड एंड सीक खेलते थे और शाम को पता था स्कूल से वापस आना है और चंद घंटे मुझे मिल रहे हैं खेलने के लिए, हाउ डू आई मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, रोज बच्चे सोचते थे। और ये कॉन्शियसली भी नहीं हो रहा होता है, ये सब कॉन्शियसली चल रहा होता है प्रोसेस, बच्चे को पता भी नहीं हो रहा है वो क्या सोच रहा है, बट ही जस्ट ट्राइंग टू नेविगेट द लाइफ। इन नेविगेटिंग द लाइफ ही वाज नेचुरली लर्निंग मैनेजमेंट। एंड नॉट ओनली दैट, हर दिन हर कोई अगला खेल नई एंजाइटी लेके आता था, लेकिन खेलना तो खेल है। नई एंजाइटी को ओवरकम कैसे करते, वो कौन सा सिस्टम हमें सिखा रहा था? नेचुरल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें थे, आजकल के लिए है। वो एट्रीब्यूट्स की डेवलपमेंट बचपन से होती थी फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, और बड़ी जिंदगी के लिए बच्चे तैयार होते थे। मैं आपको एक बात बताता हूं, इवन दो आई कर्स अ लॉट, नॉट कर्स लिटरली, मैं बहुत प्रॉब्लम्स ढूंढता हूं पिछली जनरेशन में, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, आई कैन लिटरली टेल यू वन थिंग। मैंने जो अभी कहा ना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट उनकी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनकी, एंजाइटी मैनेजमेंट उनकी, आजकल की सो कॉल्ड सिविलाइज्ड और टेक्नोलॉजिकल जनरेशन से 1000 गुना बेहतर थी। तो मैंने जब अभी कहा ना कौन से एट्रीब्यूट चाहते हो, आप सबने अलग अलग एट्रीब्यूट्स बताए, कैसे डेवलप करने हैं, यहां पर कंफ्यूज हो गए, कौन सी टेक्निक में यूज करूं, शुगर कितना दूं, चाय कितनी पिलाऊं, दूध कितना रखूं, कितने मिनट के लिए इसको वॉक के लिए भेजूं, कितने सेंटीमीटर इसको बोलूं दाएं बाएं चल, यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स जिंदगी अल्लाह ताला ने खुद डिजाइन की थी कि नेचुरल ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल बच्चे को सिखाती थी। नॉट सारे के सारे, मोस्ट ऑफ देम। और बाय द वे यू विल बी शॉक्ड टू नो, क्यूरियोसिटी के बगैर कॉम्पिटेंट लर्निंग हो नहीं सकती है। और आपको पता है प्ले बेस्ड चाइल्डहुड हर दिन क्यूरियोसिटी क्रिएट करता था नए नए एक्सपीरियंसेस की। 2 मोड्स है बच्चे के, याद रखिएगा, मेक द नोट दिस टाइम, देयर आर 2 मोड्स इन द चाइल्ड। एक मोड है बिहेवियरल एक्टिवेशन सिस्टम का, ये 2 मोड्स विद इन द बॉडी क्रिएट हो जाते हैं। द फर्स्ट मोड इज बिहेवियरल एक्टिवेशन, द सेकंड मोड इज बिहेवियरल इनहिबिशन। बिहेवियरल एक्टिवेशन का मतलब क्या है? बिहेवियरल एक्टिवेशन का मतलब है कि बच्चे की जो नेचुरल फितरा है लर्न करने की, थ्रू डिस्कवरी, बच्चा डिस्कवर करता था, बच्चा गिरता था, उठता था, बच्चा आपस में लड़ते थे, फिर से आपस में एकजुट हो जाए। भाई आज तो बात अलग छोड़ दे, झगड़ा होता है 2 बच्चों का, अल्लाह की कसम अम्मी और अबू पकड़ के फिर उस बच्चे के साथ कभी इसको खेलने नहीं देते। सोचे जरा क्या सिखा रहे हम, जो दोबारा तो उस बच्चे के साथ नहीं खेलेगा।
और यहां तक हम गिर चुके हैं, हम उसके उस बच्चे के जो खुद बच्चा है, एक तो वहां पर उसकी शेम करवाते हैं जिसके साथ मेरे बच्चे का झगड़ा हुआ था, और उसके माँ बाप तक ये किस्सा लेके जाते हैं। इस लेवल पे गिरे हम। आपको पता दोस्तियां कैसी होती थी? मैं हमेशा जो हमारे पेरेंटिंग सेशन में होते हैं ना उनको भी बोलता हूं, आई हैव विटनेस्ड फ्रेंडशिप्स जहां पर एक बच्चे के पास नई शर्ट होती थी, वो शाम को खेलने के लिए आता था, 10 बच्चे उसको ट्राई करते कि मैं भी ट्राई करूंगा, मुझ पे कैसे जचेगी। मिस्टेक्स के थ्रू बच्चों की लर्निंग होती है, आपस में खेल कूद के, बॉन्डिंग के, ऑर्गेनिक प्ले बेस्ड सिस्टम के थ्रू बच्चों को लर्निंग करनी है। 1-2 घंटे सेशन को हो गए, ठीक है, एक मरतबा भी बच्चा खेल अपना बंद, सॉरी बच्चों ने खेल अपना बंद नहीं किया, हम सब लगे पड़े चुप हो जाओ, चीख आती है। खुदा की कसम बच्चा डिजाइन है इसी तर्ज अमल पे, ही लर्न्स थ्रू दीज थिंग्स। जो एट्रीब्यूट्स आप किताबों और रट्टों से करवाना चाहते हो वो नहीं होने वाले डेवलप, दे विल डेवलप फ्रॉम दीज थिंग्स, ऑर्गेनिक एक्सपीरियंसेस, बिहेवियरल एक्टिवेशन सिस्टम। हमने क्या कर दिया? हमने स्क्रीन दे दी बच्चे, वी पुट द चाइल्ड इनटू बिहेवियरल इनहिबिशन सिस्टम। फोन मैंने दे दिया बच्चे को, मैंने बच्चे की डिस्कवरी के थ्रू, क्यूरियोसिटी के थ्रू, बॉन्डिंग के थ्रू, आपस में मेल जोल के थ्रू, झगड़ों के थ्रू जो लर्निंग और एट्रीब्यूट्स डेवलप होने वाले थे वो तबाह कर दिए। और ये एट्रीब्यूट्स बचपन में डेवलप करते हैं हम ताकि बड़े होकर बड़े मामला की तरफ फेस हो सके। एंड देयर इज अ स्टडी, क्रिस्टल कट स्टडी, जिन बच्चों का चाइल्डहुड प्ले बेस्ड, प्रॉपर्ली मॉनिटर्ड प्ले बेस्ड नहीं होगा, वो बच्चे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सेल्फ हार्म डेवलप करेंगे ही करेंगे। सो फोन हाथ में दे दिया, सबसे पहले तो मैंने नींद खराब कर दी बच्चे की। एंड आपको पता है इंसान की नींद खराब हो जाए, वो नींद खराब होना किस केमिकल के साथ, वन ऑफ द केमिकल जिसके साथ वो नींद खराबी की वजह से तबाही मच जाती है, स्टार्ट में मैंने पढ़ा है, कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल मैंने क्या कहा था आपको पता है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ऑफ कॉर्टिसोल रिलीज 30 पॉइंट्स आईक्यू ड्रॉप कर रहा होता है। मुसलमानों का आईक्यू दुनिया में 80 में है, 80s में है, 90 अर्ली 90s में, इससे ज्यादा नहीं जाता है। सोचिए जरा 1 सेकेंड से 30-30 पॉइंट्स जब ड्रॉप होंगे, 40 मिनट्स का विड्रॉल है कॉर्टिसोल का, हमारे ब्रेन को क्या होता होगा? 1 सेकेंड ऑफ कॉर्टिसोल, 1 सेकेंड ऑफ कॉर्टिसोल ड्रॉप्स द आईक्यू बाय 30 पॉइंट्स। क्या होता है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचने का मेरा सेंटर है ना, इससे कंट्रोल ले लिया जाता है। और कहां की तरफ कंट्रोल जाता है? सर्वाइवल की तरफ, मेरे सर्वाइवल पोर्शंस की तरफ, बेसल गैंग्लिया की तरफ। बेसल गैंग्लिया सर्वाइव करने के लिए कि हाउ डू आई सर्वाइव दिस सिचुएशन। नींद का खराब होना बिकॉज ऑफ द फोन प्लेज विद दैट केमिकल। एनीवेज इट प्लेज अ लॉट ऑफ केमिकल्स, बट एक बात को कह रहा हूं, सेकंड, मैंने बच्चे को सोशली डिप्राइव कर दिया। अब सिर्फ फोन पे है और फोन पे जब चाहे ब्लॉक कर दूं, फोन पे जब चाहे अनब्लॉक कर दूं। खेल में जो आपस में था, क्या ब्लॉक क्या अनब्लॉक करके दिखा था कोई बच्चा? ब्लॉक अनब्लॉक चाह के भी नहीं कर सकता था ब्लॉक अनब्लॉक। और फिर सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट पॉम्प एंड शो, सब अपना नीचपन उस पर दिखा रहे होते, एक्टिंग करके, पोजिंग करके, फेकनेस शो करके। सोचे जरा ये हाल मुसलमानों का है, मां बेटियों को हम व्लॉग्स पे चलाना स्टार्ट हो गए सोशल मीडिया के थ्रू, अटेंशन लेने के लिए। तो जब सोशल डिप्रिवेशन होगी, ये वाले एट्रीब्यूट्स डेवलप नहीं हो सकते। और सिर्फ इतना नहीं, बिकॉज हमने स्क्रीन बेस्ड चाइल्डहुड कर दिया, बच्चे के दिमाग की ऐसे दजियां उड़ने वाली है, बिकॉज हमने उसके डोपामीन के केमिकल के साथ खेला है। डोपामीन इज द केमिकल ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ द रिवॉर्ड, ऑफ प्लेजर। तो चूंकि मैंने फोन दे दिया, मैंने इतना उसको एंटरटेनमेंट में डाल दिया, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, फोन दे रहा हूं, बच्चा टैंट्रम शो कर रहा है, फोन दे रहा हूं, बच्चा कमरे में जा रहा हूं, उसके फोन, लैपटॉप सब कुछ मैंने दिया हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय हिज ब्रेन, so much so, let me show you. Let me show you what happens to the brain. This is our brain. डोपामीन का केमिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि इंसान में जो भी लर्निंग करनी है वो डोपामीन के केमिकल के थ्रू लर्निंग होगी। बट मैं क्या करता हूं, आई हैव अ कप। मैंने जब स्क्रीन दे दी ना बच्चे को, बच्चे के दिमाग के मान ले कोई रिसेप्टर है वो इस साइज का था, और ये साइज नॉर्मल साइज है फॉर द लर्निंग, और ऑर्गेनिक लर्निंग के थ्रू ये बढ़ता जाता है, कम होता जाता है, एनीवेज इट स्टेज ऑर्गेनिक। फोन को हाथ देके ये बोतल मैंने, जिसमें डोपामीन रिलीज होता था, यानी ऑर्गेनिक लर्निंग के थ्रू जल्दी लर्न कर पाता था बच्चा, अच्छे से लर्न कर पाता, मेमोराइज कर पाता था,
इस बोतल को मैंने 250 ml से लेकर 1000 ml कर दिया। अब मेरा ब्रेन उतना डोपामिन नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। स्क्रीन ने बार बार डोपामिन रिलीज करवा के साइकिल्स प्रोड्यूस कर करके मेरे ब्रेन के रिसेप्टर्स को इतना डायलेट किया कि मेरा ब्रेन इतना ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अब ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन ब्रेन की जरूरत पड़ गई है। बच्चा वापस किसी तरफ जाएगा, बच्चा वापस जाएगा स्क्रीन की तरह। इसको बोलते हैं स्क्रीन एडिक्शन। ड्रग्स का भी यही मामला है, पोर्नोग्राफी का भी यही मामला है। एडिक्शन की साइंस ही मैं बुनियाद आपको बता रहा हूं। बिकॉज दोज थिंग्स release the dopamine so much so in our brain that it keeps dilating my receptors, and now my brain cannot organically produce that dopamine. My brain will try to find out those pathways जिसके थ्रू मुझे वो amount of dopamine फिर से मिले। और सिर्फ इतना नहीं, हुजूर अलैहि सल्लम ने हदीस फरमाई, बल्कि अल्लाह की डायरेक्ट अल्लाह को कॉल आई है, हदीस कुदसी है कि आदम के बच्चे को एक वादी सोने की दे दो, दूसरे की तरफ जाएगा। 2 वादियां दे दो, तीसरे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर वादी उसके डोपामिन रिसेप्टर्स को बढ़ाती जाएगी। हिरस का, लालच का केमिकल। और मैंने फोन पकड़ा के कर दिया उसको तबाह जिंदगी भर के लिए। सो अंडरस्टैंड, गौर से समझेगा। एनीवेज, एडिक्शन और डिपेंडेंस पे मैंने ला दिया बिकॉज मैंने डोपामिन की तबाही ला दी। और बाय द वे यू शुड नो दिस थिंग, इफ माई ब्रेन इज नॉट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक डोपामिन, मेरा ब्रेन प्रॉपर्ली चीजों को लर्न नहीं कर सकता। लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए डोपामिन मेरे लिए जरूरी है। अब मेरा ब्रेन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है डोपामिन जितना मैंने इसको डायलेट किया हुआ है। सोचिए जरा, मेरी मेमोरी कैसे डेवलप हो सकती है, या मैं लर्निंग कैसे कर सकता हूं। फोन पकड़ा देते हैं, अब लर्निंग हो रही है नेटफ्लिक्स के थ्रू। सो अनदर पॉइंट, घर में मैंने बिठा दिया क्योंकि मुझे डर थे बाहर मेरे बच्चे को किडनैप कर दिया जाएगा, उसको चोट पहुंच जाएगी। रिस्क अवॉइडेंस मैंने बच्चे में खुद डेवलप कर दी। रेजिलियंस हमेशा बच्चे में लो रहेगी। एंड नॉट ओनली दैट, उसकी फिजिकल हेल्थ की दजिया उड़ जाएगी। एंड अंडरस्टैंड दिस वन बेसिक फैक्ट, रूल बना ले इसको, मेरी फिजिकल हेल्थ अगर सही नहीं है, मेरी बायोलॉजी सही नहीं हो सकती। मेरी बायोलॉजी सही नहीं है, मेरे जो सिस्टम्स अल्लाह अज़्ज़ वजल ने दिए हैं, जिसके थ्रू मैं चीजें करके दुनिया में कोई बड़ा काम कर पाता हूं, आखिरत के लिए अपना सामान तैयार कर पाता हूं, वो नर्वस सिस्टम मेरा ठीक नहीं रह सकता। मेरा नर्वस सिस्टम ठीक नहीं रह सकता। मेरी सोच, मेरी फिक्र, मेरी समझ, मेरी रूह का जो ताल्लुक इन सारी चीजों के साथ है, अक्ल का जो ताल्लुक इन सारी चीजों के साथ, वो स्ट्रांग नहीं रह सकता। अल्लाह ताला ने रूह, कल्ब, अक्ल, नफ्स, ये सारा इस जिस्म में रखा है ना। हम इतना इग्नोर कर देते इस चीज को, फिजिकल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड को, सो मच सो अभी की बात है, कल शाम की बात है, आई लिटरली सॉ अ पेरेंट स्टॉपिंग द चाइल्ड फ्रॉम गोइंग आउट बिकॉज गर्मी है। और थी भी गर्मी, इसमें कोई शक नहीं है, बट हम इतना इग्नोर कर देते इस फॉर्मूला को, गर्मी से बचाना है, सर्दी से बचाना है बच्चे को, कि बच्चे की फिजिकल हेल्थ इस लेवल पे ड्रॉप हो जाती है कि फिजिकल हेल्थ उसकी पूरी की पूरी जो हेल्थ है उसको तबाह कर देती है। मेंटल हेल्थ को भी तबाह कर देगी, हार्मोनल हेल्थ को भी तबाह कर देगी। बच्चा जितना खेलेगा, बच्चा जितना बाहर घूमेगा, बच्चा जितना बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा, बच्चा जितनी ऑर्गेनिकली चीजें करेगा, बिहेवियरल एक्टिवेशन मोड में रहेगा, उतना बच्चा लर्न करेगा। हमें भी जो लेसन जिंदगी ने थपेड़ों के थ्रू दिए हैं ना, वो लेसन हमने किताबों के थ्रू नहीं पाए। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर ने मुझे नहीं सिखाया आपस में बॉन्डिंग और आपस में मुसीबतों को सॉल्व करना।